अब जो नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड। देखो डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो काफी टाइप के हैं, जैसे हमने केस स्टडी में भी देखा था। मेनली जो हमारे कॉमन टाइप के हैं वो स्वैप है, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है और हमारे ऑप्शन है। ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे और जो डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसको हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। Forward derivative product is an agreement to buy or sell an asset for a certain price at a certain date in the future, and these are OTC contract. What is the primary characteristics of forward contract? देखो forward derivative contract, derivative product, फॉरवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो फ्यूचर में एक सर्टन डेट के ऊपर एक सर्टन प्राइस पर जो है एसेट की सेल परचेज जो है वो करेंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाता हूं। तो मान के चलो यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ठीक है, तो ए पर्सन क्या करता है, कार बना के मार्केट में जो है वो सेल करता है। तो ए पर्सन है बी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कर लिया कि भाई देखो मैं 100 कार्स यहाँ पर बनाऊंगा और 6 महीनों के बाद ये जो कार्स हैं वो मैं आपको 5 लाख पर कार जो है उसके ऊपर सेल करूंगा, यानी कि एक कार 5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो इसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है कि एक एसेट को एक फ्यूचर डेट पर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये इनको कहीं एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसे हम फॉरवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं। अब इसका कौन कौन सा यहाँ पर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कस्टमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि देखो ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन है उसको हम आसानी से कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं। सेटलमेंट अकरिंग इमीडिएटली अपन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के बाद ही सेटलमेंट जो है वो अकर होती है। सेटलमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, सेल परचेज से नहीं, मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फटाफट से जो है वो कर लिया है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, तो जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है वो क्या है, सेटलमेंट अकरिंग, ये भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा कि एग्रीमेंट के बाद ही सेटलमेंट नहीं होती है, ये एक फ्यूचर डेट पे होती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पर क्या है कि सब चीजें पहले से ही फिक्स हुई हुई हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो ये हमारा फीचर नहीं होता है। और ना ही हमारा ये फीचर होता है प्राइवेट नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज के बीच में प्राइवेट नेगोशिएशन यहाँ पर की जाती है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ये हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो दो है ये हमारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। बाकी ये दो हमारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर राइस, इफ द फॉरवर्ड प्राइस इज सेट RS 5000 पर बशल, व्हाट डज दिस प्राइस रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मान के चलो हमारा एक फार्मर है, ठीक है, और एक फार्मर है और यहाँ पर एक कंपनी। ठीक है, तो कंपनी ने फार्मर के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप जो भी राइस उगाओगे हम उसको जो है आपको फ्यूचर में जब वो फसलें उग जाएंगी, अभी फसलें उगी नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5,000 पर बशल पे हम आपसे खरीद लेंगे। तो ये जो 5,000 रुपए है ये कौन सा प्राइस है। पहला, ये वो प्राइस है जिसके ऊपर राइस जो है वो मार्केट में करंटली ट्रेडिंग की जा रही है, या फिर ये वो प्राइस है जिसके ऊपर जो राइस है उसको फ्यूचर डेट के ऊपर खरीदा और बेचा जाएगा, या फिर ये वो प्राइस है जिसके ऊपर राइस को इमीडिएटली बेसिस पे डिलीवर किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली ये जो 5,000 प्राइस है वो प्राइस है जिसके ऊपर फ्यूचर में जाकर राइस को खरीदा और बेचा जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक कमोडिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट a predetermined price on a specified future date. These contracts are traded in organized exchange or are used by investors for hedging and speculative purposes. ठीक है, तो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट जिसके अंदर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक कमोडिटी को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या फिर एसेट को एक फ्यूचर डेट के ऊपर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर सेल परचेज जो है वो करेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको हम ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे कौन से होंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या लग रहा है आपको।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होते हैं, इसके अंदर जो फंक्शनिंग होती है वो सेम ही होती है, बस ट्रेड करने का जो तरीका है वो अलग है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है, और एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किए जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं और ये दो पार्टीज आपस में बैठ के जो है वो ट्रेड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, future contract is a standardized legal agreement to buy or sell a specific commodity, financial instrument, or asset at a predetermined price on a specified future date. What is meant by the term standardization in context of future contract? तो बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो काफी स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पर क्या है? पहला, it refers to the process of negotiating contract terms between the parties, यानी कि जब हम पार्टीज के बीच में वो एक दूसरे से टर्म एंड कंडीशन को नेगोशिएट करते हैं उसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। या फिर इट मींस दैट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर प्री डिटरमाइंड एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और ये जो टर्म्स है वो सभी के लिए बराबर है, सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इंडिकेट्स दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज्ड टू सूट इंडिविजुअल नीड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर गलत है, कस्टमाइजेशन नहीं पॉसिबल होती है। इट सिग्निफाइज दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व फिजिकल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब नहीं होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक हमारी थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप है यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसको यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो एग्जांपल हमारी सेम है, एक ए पर्सन है जो कि कार बना के मार्केट में सेल करता है, उसने बी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि 6 महीनों के बाद मैं आपको 100 कारें जो है 5 लाख के हिसाब से जो है वो सेल करूंगा, यानी कि एक एक कार का प्राइस कितना होगा? 5 लाख रुपए, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आगे अभी समझा रहा हूं, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये ए पर्सन है इसने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, तो ये क्या है? बायर है। ये क्या है? बायर है, जिसने यहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, जिसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो बाय किया, यानी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का होल्डर कौन है? ये है, ठीक है। और ये कौन है? यहाँ पर सेलर है, जिसको यहाँ पर एक फीस जो है वो पे की गई है, ओके। अब देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके पास जो बायर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जो होल्डर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि ए पर्सन, उसके पास एक राइट होता है कि वो एक पर्टिकुलर एसेट को फ्यूचर डेट पर प्री डिटरमाइंड प्राइस पे सामने वाली पार्टी को सेल और परचेज जो है वो कर सकता है। अब आप कहोगे ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ही बात होगी, ऐसा नहीं है। देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना जो हमारा बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो यहाँ पर सामने वाले पर्सन को एसेट को जो है एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर डेट पे सेल परचेज कर सकता है, पर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, ये चाहे तो कर सकता है, पर अगर इसका मन करे कि नहीं करना है तो ये नहीं करेगा। जैसे फर्ज करो कि कार के जो प्राइसेस है वो 6 लाख रुपए हो गए मार्केट में, ठीक है। अब क्या होगा? तो इसने क्या किया, जैसे ही 6 लाख रुपए हो गए तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कैंसिल कि मैं 5 लाख पे आपको नहीं बेचूंगा क्योंकि मार्केट में तो 6 लाख रुपए का बिक रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा, यानी कि अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता तो चाहे मार्केट में 6 लाख रुपए प्राइस है आपको 5 लाख रुपए पे बेचना ही पड़ता। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट ये मिलता है कि आपको राइट तो मिलता है पर ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं मिलती। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर डिफाइन करिए? पहला, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट द बाय राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट ऑन अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। तो ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। जो बायर है यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहा है उसके पास एक राइट है कि वो अंडरलाइंग एसेट को प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर खरीद और बेच सकता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेट द बाय टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर होता है उसके पास सिर्फ राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ये ऑब्लिगेट नहीं कर सकता है। द राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट मस्ट बी एक्साइज बाय बायर विद इन अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। तो ये भी करेक्ट है। जैसे 6 महीने का टाइम पीरियड है, अगर 6 महीने का टाइम पीरियड है इसके लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो इस 6 महीने के अंदर में ही ऑप्शन को एक्साइज किया जा सकता है। जैसे 6 महीने पूरे हो गए
उससे एक भी दिन आगे बढ़ा तो हमारा जो होल्डर है, जो बायर है, वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। उसके बाद दे सर्व पर्पस ऑफ हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, स्पेकुलेटिंग ऑन प्राइस मूवमेंट्स और जनरेटिंग इनकम। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर डिफाइन करती है। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन जो है वो नहीं करती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहां तक?